वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी दी थी और मेरे इस सेकेंड लेक्चर में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और इसी में मैं आपको लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या है? एयर। और ये क्या है? ग्लास। ये एयर है एंड दिस इज योर ग्लास, राइट। अब इससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा इसको देखते हैं। तो देखिए, एक लाइट रे यो आकर के इस पे फॉल कर रही है। थोड़ा सा इसको और बेंड कर देते हैं। देखिए ये फॉल कर रही है इंसिडेंट रे। तो अब क्या होगा? यहां पे एक नॉर्मल होगा, राइट। इसको जाना कैसे चाहिए? इसको और बढ़ा दे रहा हूं। अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे सीधे चली जाती ना, और ये जाकर के सीधे ऐसे निकलती, सीधे चली जाती। लेकिन क्या है, यहां पे ग्लास स्लैब है, तो क्योंकि ये एयर है और ये क्या है? ग्लास, तो डेफिनेटली ये डेंस है। यहां पे स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा? लाइट बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। देखिए अब क्या होगा? लाइट यो बेंड करेगी। लाइट को जाना यूं चाहिए लेकिन यो बेंड कर गई, ठीक है। तो अब यहां देखिए, अगर ये ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अब रिफ्रैक्शन दो सरफेस से होगा। एक सरफेस कौन सी है? मान ले ए बी। पहली सरफेस ए बी है। पिछले लेक्चर में मैंने जो सरफेस लिया था जहां रिफ्रैक्शन हो रहा था उसको जेड से टेस्ट बोला था, लेकिन यहां ए बी। और दूसरी सरफेस सी डी। तो ए बी से रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब जब ये यहां आकर के मिल रही है और यहां से फिर आगे जाएगी, और ये मीडियम कौन सा है? ये डेंस है, और वापस फिर एयर यानी डेंस से रेयर में जाएगी, तो हम फिर यहां पर नॉर्मल बना दे दूसरा, यानी ये नॉर्मल बन गया। अब क्या होगा? जब डेंस से रेयर में जाती है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे न जाकर के इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन में ये तो बताया था कि रेयर से डेंस में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, और जब डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे भागेगी। तो जब ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी तो ये इस तरीके से आगे फॉरवर्ड कर जाएगी, राइट। एंड दिस इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्लियर? अब आप देखिए, हम देखते हैं ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट सरफेस। तो ये हो गया R1 रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या है बेटा? लाइट यहां से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे सरफेस के लिए ये हो जाएगा I2, और ये क्या हो जाएगा? इसको मिटा दे रहा हूं, दिस विल बी R2। यस, क्लियर? पहली सरफेस के लिए I1 R1, दूसरी सरफेस के लिए I2 R2। अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो देखिए, फॉर इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिएगा अगर लिखने की जरूरत पड़े, नहीं समझ में आ गया। लाइट एक सरफेस पे पड़ती है तो दूसरे मीडियम में डेंस में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। अब उसके बाद यहां से फिर इस सरफेस पे फॉल करके वापस एयर में आ रही है तो नॉर्मल से एयर चली गई, ठीक। अब एक चीज देखिए, फॉर फर्स्ट सरफेस क्या होगा? साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1। हो जाएगा N2 1। यस, ठीक है, N2 1। फिर फॉर सेकेंड सरफेस क्या होगा? साइन I2 बाई साइन R2, यानी साइन I2 बाई साइन R2
इज इक्वल टू N12। जब यहां से यहां आ रही थी 1 से 2 में आ रही थी तो N21, और जब 2 से 1 में जाएगी तो N12। यस, ठीक है। ये चीज समझ में नहीं समझ में? जब लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, और जब 2 से 1 में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2। देखिएगा मैं लिख रहा हूं क्या, साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू N21 इंटू N12। लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, ये राइट साइड मल्टीप्लाई किया, ये कोई डाउट नहीं? तो देखो अब मैंने क्या लिखा था, इसको लिख सकता हूं मैं, नाउ वी कैन राइट। अच्छा एक चीज और देखो, इसको N21 लिखा, यहां लिख देते हैं, इज इक्वल टू N21 लिखा है इनटू N21 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई N12 इज इक्वल टू 1 बाई N21। पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 is the reciprocal of refractive index of medium 2 with respect to 1। पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, वो मैंने यहां पे लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया, और ये हो जाएगा कैंसिल एंड दैट विल बी 1। ठीक है, अब देखिए और क्या, इसके बाद इसका मतलब ये हो गया 1, यहां पे कर रहा हूं, दिस इज 1। अब एक चीज देखिए, यहां लिखता हूं, but R1 is equal to I2, R1 is equal to I2। तो जब R1 is equal to I2 है, but R1 is equal to I2, पैरेलल लाइंस है, ये एंगल इसके बराबर होगा ना, R1 is equal to I2। तो ऐसी कंडीशन में इसको अगर हम थीटा मान लें, इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर साइन I1 अपॉन R1 की जगह साइन थीटा इंटू साइन I2 की जगह थीटा अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1। थीटा कैंसिल, साइन थीटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, दैट इज I1 इज इक्वल टू R2। क्या प्रूव हुआ? प्रूव ये हुआ कि I1 इज इक्वल टू R2, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब ये और ये दोनों लाइट रे कैसे हो गई, बोथ द रेज विल बी पैरेलल। यस, इसका मतलब कि ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। गॉट इट? ये इंसिडेंट रे है, फाइनली यहां से इमर्ज कर रही है, और ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है, और दोनों पैरेलल हैं। अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी, सॉरी ABCD नाम दे रखा है हमने यहां पर, L M N O P Q। तो I1 इज इक्वल टू R2, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दैट इज NP is parallel to OQ। NP और OQ पैरेलल होती है, इसका मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। कब? जबकि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हो रहा है, और वो यहां पर दिखाई दिया है। मतलब पहले तो हमने यहां बताया I1 इज इक्वल टू R2, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये तभी बराबर होंगे
जब ये दोनों पैरेलल होंगी। तो केवल छोटा सा चीज है कि इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल होती हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए हमको ये पूरा करना पड़ेगा, राइट। अच्छा एक चीज और देखो, अब ये दोनों लाइट रेस पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच की एक्स वाई ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी? इसको हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या? मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं, एक्स वाई इज लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू parallel rays. One is the incident and other one is the emergent. So lateral shift या lateral displacement is perpendicular distance between two parallel incident and emergent ray. Clear? This is lateral shift. और ये क्या है? XY. And XY is perpendicular distance between these two parallel lines. तो इसमें एक काम करिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं, उससे पहले आप रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। यहां से ये 1 लिखा हुआ है लास्ट में, और क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा, पूरा स्टेप क्लियर है। यहां चाहिए तो लिख दे कहीं, दिस इसकी जगह लिख दिया है, नीचे लिख दो, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप इसको पहले कॉपी करिए, जहां पे डाउट हो वीडियो को टैग करके फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे। कॉपी करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मतलब अभी मैंने एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन दिखाया था, एक ही था। अब हमने ग्लास स्लैब के तरीके से 2 ले लिए हैं। एक स्लैब समझ लीजिए वाटर की बना लीजिए और एक ग्लास की बना लीजिए, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम्स, यानी एक ही नहीं ग्लास मीडियम रखा हुआ है, उसके साथ साथ और भी मीडियम्स हैं, जैसे ऊपर एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद ग्लास, उसके बाद फाइनली फिर क्या है? इट इज एयर, राइट। अब यहां से यहां जा रहा रिफ्रैक्शन, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है, आपको समझा रहा हूं। देखिए एयर से ग्लास में जाएगी तो स्ट्रेट जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अभी यहां आकर के मिल रही है, यहां से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, इस कंडीशन में नॉर्मल है ये सारे के सारे। तो अब ये क्या हो जाएगा? I एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से यहां जाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये इसके बराबर, तो I जो है ये I R1 के बराबर हो जाएगा, और ये R1 और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी R2। सिमिलरली क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, तो इस I के लिए ये R होगा, ये क्या होगा? R। लेकिन पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल, और वो प्रूव कैसे हुआ था? दिस I इज इक्वल टू R, ग्लास स्लैब वाले में। इसका मतलब ये जो I है वही यहां पे भी I होगा ना, राइट, दिस विल बी I। ठीक है, तो अभी काम करिए, पहले डायग्राम को कॉपी कर लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, हेडिंग ले लिए, और इसको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके जो स्टेटमेंट लिखिए, लाइट कहां से जा रही है, बेंड हो रही है, कहां से जा रही है, बेंड हो रही है, और फाइनली अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही, क्योंकि ग्लास से एयर यानी डेंस से रेयर में जा रही है, राइट। इसको बना लीजिए, इसको पॉज करके करें, फिर मैं आगे की बात करता हूं। स्टूडेंट्स बना दिया, राइट, स्टेटमेंट लिख लिया। अब आप देखिए, व्हेन लाइट
goes from medium 1 to 2, एयर से ग्लास में जा रही, एयर से वाटर, सेकेंड, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम वाटर, थर्ड मीडियम ग्लास एंड फाइनली फिर एयर। तो एयर से वाटर में जा रही तो क्या होगा, साइन आई बाय साइन R1, आर की जगह R1 है ना, ये R1 इज इक्वल टू N21, इक्वेशन नंबर 1। फिर व्हेन, इसके बाद लाइट सेकेंड से थर्ड में जाएगी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 2 to 3, 2 से 3 में जा रही है, फिर क्या होगा, साइन आई बाई आर, और आई की जगह क्या है R1, आई होगा लेकिन ये इसके बराबर होगा तो हमने R1 रख दिया डायरेक्ट, बाद में लिखते I1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल, इससे अच्छा मैंने ये भी R1 को R1 कर दिया, तो R1 बाई R2 यानी साइन R1 बाई साइन R2 इज इक्वल टू N32132, राइट, इक्वेशन 2। और फिर जब 3 से 1 में जा रही है फाइनली कहते हैं व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 3 to 1, 3 से 1 में जा रही है तो क्या होगा, साइन R2 बाई साइन आई बाई आर होता है ना, तो ये R2 के बराबर इसलिए R2, तो R2 बाई आई ये इसके बराबर होगा, पहले बता चुके हैं, यानी साइन R2 बाय साइन आई और इज इक्वल टू N13। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए, कोई डाउट नहीं, इट्स वेरी सिंपल, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N21 और उसी को फॉलो करते हुए आई बाई आर, आई बाई आर, आई बाई आर। अब इसको आप आई कह रहे होंगे R1 लिखा है, हाँ यार इस दोनों पैरेलल लाइन से तो दोनों बराबर होंगे ना, इसलिए यहीं पे मैंने चेंज कर दिया बाद में करने की जगह, राइट। अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखिए, साइन आई बाई साइन R1 इनटू साइन R1 बाई साइन R2 इनटू साइन R2 बाई साइन आई इज इक्वल टू N21 इनटू N32 इनटू N13, जैसे ग्लास स्लैब वाले में किया था ना, लेकिन इससे नई चीज आ रही है। उससे क्या पता चला था ग्लास स्लैब से पहले वाले में कि किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के पहले के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। यहां एक नई चीज आएगी, क्या देखिए, साइन आई कैंसिल हो गया, साइन R1 कैंसिल हो गया, साइन R2 कैंसिल हो गया, यानी क्या मिला, N21 इंटू N32 इंटू N13 इज इक्वल टू, ये सब 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, therefore N32 is equal to 1 upon N21 into N13। भाई इसको निकालना है तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, N32 is equal to, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, यानी N32 इज इक्वल टू N21 नीचे लिख दिया और इसको ऊपर कर दें, इससे ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 3 की जगह 3 1, यानी N31 कैसे,
n13 इज इक्वल टू 1 अपॉन n31, ये हम बता चुके हैं। तो n31 इज इक्वल टू 1 अपॉन n13, जो कि 1 अपॉन n13 था। वो रूल लगाया, ये आ गया। ये मुझे क्या मिला बॉस? ये एक नई चीज मिल गई। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रेस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। व्हाट इज दिस भाई? ग्लास स्लैब अगर एयर में है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर n21, नो प्रॉब्लम। वाटर अगर एयर में है तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर कोई ग्लास किसी लिक्विड में पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा लिक्विड होता और उसमें ये ग्लास पड़ी होती, ये देखिए, इसको देखिए, जैसे ये वाटर है और इसमें ग्लास स्लैब पड़ा हुआ है, तो लाइट आएगी, पहले वाटर में जाएगी, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी ना। इस कंडीशन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वाटर, क्योंकि ये वाटर में है, यानी 1 2 3। तो अब इसको हम जरा इस फॉर्म में कर रहे हैं। ये देखिएगा n3 यानी रिफ्रैक्टिव 3 मीडियम क्या है? ग्लास, और 2 क्या है? वाटर, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 का मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कभी न्यूमेरिकल को आता है कि एक लेंस है और वाटर में पड़ा हुआ है, या ग्लास है वाटर में पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में कुछ फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं मालूम आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मालूम है, लेकिन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं मालूम है। वाटर का मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड, राइट? तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर को यहां लिक्विड भी हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। और आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।